आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम माइक्रोसॉफ्ट पेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट है वो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है जो हर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता है। फिलहाल मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ। 10 में विंडो 10 में पेंट को खोलने के लिए हम या तो यहाँ पे सर्च पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ पेंट, तो इस तरीके से पेंट को ओपन किया जा सकता है। या फिर आप अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे और रन बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे भी आप MS पेंट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो MS पेंट खुल जाएगा। देखिए ये 2 बार खुल चुका है। और तीसरा तरीका है कि मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं विंडो एसेसरीज में चलाता हूँ। और विंडो एसेसरीज में आने के बाद यहाँ पे पेंट मिल जाएगा आपको, और मैंने इस तरीके से पेंट को खोल दिया। तो आप पेंट को अलग अलग तरीक़ों से खोल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पेंट से क्या क्या कर सकते हैं। तो पेंट से आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज में एडिटिंग कर सकते हैं, किसी इमेज का साइज़ कम करना है, वो सारे काम आप पेंट से कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे साथ हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है। तो इसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंट का लुक UI जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका क्लोज बटन है और ये रिस्टोर बटन है। जैसे हम रिस्टोर बटन करते हैं ये हमारे डेस्कटॉप पे छोटा स्क्रीन हो जाता है, और जैसे हम मिनिमाइज पे करते हैं तो ये हमारे टास्क बार में होल्ड हो जाता है। और पेंट का ये जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है जो अनटाइटल है, और ये एप्लीकेशन नेम है जो पेंट हम यूज़ कर रहे हैं। और जो आपको इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल तब हम करते हैं कि जिन टूल का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम जल्दी से एक्सेस करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। इसे हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ओपन को मुझे रखना है तो मैं ओपन पे टिक कर दूंगा, और प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन चाहिए मुझे तो यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन को टिक कर दूंगा। आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस पर बस टिक करते जाइए, वो सारी चीज़ें आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होती चली जाएगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे अनटिक करते चले जाइए इस तरीके से, वो सारी चीज़ें अनटिक होते चली जाएंगी। ये जो वाइट वाला एरिया ये हमारा ड्राइंग एरिया है जहाँ पे हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ शेप नाम का एक ग्रुप है। इस शेप ग्रुप से हम यहाँ पे कोई भी इस तरीके से शेप ले सकते हैं। तो हम इसी सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके समझेंगे कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो आप जो सबसे पहले आपको एक मेनू मिलता है जिसे हम फाइल मेनू कहते हैं, उसके बाद आपको होम टैब मिलता है, उसके बाद आपको व्यू टैब मिलता है। तो इसमें 2 टैब होते हैं। होम टैब के इस एरिया को, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और इस एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं। आप यहाँ से रिबन को हाइड भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल F1 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस मेनू पे लेके जाते हैं हमें तुरंत एक मैसेज शो होता है कि किससे क्या होना है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की खास बात ये है कि वो अपने टूल के बारे में खुद ही बताता है कि वो कैसे काम करने वाले हैं, उनका काम क्या है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये हेल्प है। अगर आपको पेंट के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस बटन पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि पेंट की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने ही कहा, मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई भी इमेज आसानी से खोल सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं,
आप कोई भी ड्राइंग करके इमेज क्रॉप कर सकते हैं या बना सकते हैं, या कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आप पेंट में कर सकते हैं। पेंट के बारे में आपको पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में आपको पेंट के बारे में बताएगा, तो आप ऑनलाइन ऐसे चेक कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वापस हम अपने एप्लीकेशन पे बैक आते हैं। आप जब एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये रूलर एरिया दिखाई दे रहा है। आपको टॉप में रूलर एरिया दिखाई देगा और ऐसे भी रूलर एरिया दिखाएगा, और दो आपको स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं बॉटम में और आपके राइट साइड में। और यहाँ पे नीचे आपका स्टेटस बार है। यहाँ आपको जूमिंग एरिया दिखाई दे रहा है। जब हम इसे कम करेंगे तो सबसे कम जूम होता है वो 12.50% है, और सबसे हाईएस्ट जूम जो है वो 800% है। हम लोग जो अधिकतर काम करते हैं वो 100% पे रख के ही करते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब में देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ऑप्शन तब हाईलाइट होगा, इसमें एक ऑप्शन आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है पेस्ट, जो कि अभी काम नहीं कर रहा है। पेस्ट करने से पहले, कॉपी पेस्ट करने से पहले हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट किए बिना हम उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं चलूँगा सेलेक्ट पे, रेक्टेंगल सेलेक्ट, और मैं इस तरीके से सिर्फ इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कट है और एक कॉपी है। तो जब आप कॉपी करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डुप्लीकेट करता है। मैंने यहाँ कॉपी किया, और जो भी चीज़ आप कॉपी करते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में सेव होते चला जाता है। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, इस एरिया का इसने डुप्लीकेट बना दिया है हमारे सामने। इस तरीके से हमारे सामने एक डुप्लीकेट इमेज बन के तैयार है, और जितनी बार मैं पेस्ट करूँगा उतनी बार ये इमेज पेस्ट होती चली जाएगी। लेकिन अगर वही मैं कॉपी की जगह कट कर लेता तो क्या होता? तो वापस से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता। मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया है, और जैसे मैं कट करता हूँ, सॉरी क्रॉप कर दिया मैंने, जैसे ही मैं किसी चीज़ को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ कट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कट किया उस ऑब्जेक्ट को वो अपनी जगह से हटा देता है। यानी आप उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा के कहीं और दूसरी जगह पे रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये पेस्ट होते जा रहा है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो आप कट का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करना हो तो आप कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी इमेज को आपको क्रॉप करके छोटा करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ अंडू और रीडू दो ऑप्शन है। जैसे मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करूँगा या यहाँ से Z, तो ये हमारी स्क्रीन वैसे ही आ गई। और वापस मैं इसको Ctrl+Z करता चलता हूँ, तो जो पहले जैसे जो काम हुए थे वो होते चले जाएंगे। तो ये था कट, कॉपी, पेस्ट। और सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन दिखता है, फ्री सिलेक्शन दिखता है। आप किसी इमेज को ऐसे इस तरीके से करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट ऑल, यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट ऑल करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। देखिए इमेज के ऊपर ये डॉट लाइन आ रही है, तो इसे सेलेक्ट ऑल कहते हैं। ठीक है, इनवर्ट सिलेक्शन इस तरीके से। उसके बाद आपको डिलीट, किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो इतने सारे सिलेक्शंस हैं। किसी भी हिस्से को क्रॉप करना हमने सीख लिया। किसी भी इमेज को छोटा करना होगा तो हम यहाँ रिसाइज करेंगे। आपको परसेंटेज और पिक्सल दो चीज़ें मिलती हैं, तो हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं इमेज को। तो यहाँ 100% है, मैं परसेंटेज में करना चाहता हूँ तो 50% कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो इमेज आप देख रहे हैं ये तुरंत जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था वो तुरंत छोटा हो गया। वापस मैं Ctrl+Z करता हूँ, वापस वो हिस्सा फिक्स हो गया। आप इमेज को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, तो जैसे 90 डिग्री पे इस तरीके से
ये इमेज रोटेट हो रही है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। तो हम यहाँ से इमेज को रोटेट करने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो ग्रुप है जिसका नाम टूल है, तो इसमें सबसे पहले आप पेंसिल देखते हैं। तो पेंसिल का काम है कि आप किसी चीज़ को इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे फील विथ कलर है, यानी आप कलर को इसके अंदर फील कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये अगर आप ऐसे बाहर फील करते हैं तो ये पूरा फील हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी शेप के अंदर ही आप इसको फील करें इस तरीके से। जैसे मैंने इसे फील किया, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वैसे फील करता हूँ। वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर देता हूँ और फील करता हूँ, तो ये पूरे बैकग्राउंड को ही फील कर देगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम फील करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहीं से कटा ना हो। ये टेक्स्ट है, तो जैसे ही हम टेक्स्ट लेते हैं तो हमारे पास एक नया टैब आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया टैब आ रहा है। तो इस टैब में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे फॉन्ट्स थीम है। आप जिस भी थीम में लिखना चाहते हैं उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का जो साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये शॉर्टकट की है इसके। और उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, हम किसी भी चीज़ में लिखेंगे तो वो बीच से ऐसे काट के आएगा। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, तो इस तरीके से अगर स्ट्राइक थ्रू हटा दिया जाए तो ये हट जाएगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट, यहाँ जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उस कलर में ये आपका लिखेगा। जैसे मैंने इसे रेड चूज़ कर लिया और अब मैं लिखूँगा, तो ये रेड में टाइप हो रहा है। तो आप पहले भी डिसाइड कर सकते हैं या बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जब तक ये आपको डॉटेड, ये सिलेक्टेड है, तब तक ही आप टेक्स्ट पे चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। और एक बार ये अनसेलेक्ट हो गई तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब मैं इसे चाह के भी चेंज नहीं कर सकता, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये इरेजर है, जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को इरेज करने के काम आता है। तो इस तरीके से हम इसे इरेज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पेंट की एक खास बात ये है कि हम अगर किसी नए बंदे को बैठाते हैं सिस्टम चलाने के लिए और उसे माउस कंट्रोल नहीं होता, तो हम पूरे स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं और फिर उसे देते हैं कि आप ऐसे एक निश्चित टाइम दे दीजिए कि भैया इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं उसे। अब वो अपने माउस के थ्रू इसको इरेज करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसके माउस कंट्रोलिंग भी बढ़ती जाएगी। आपका ये कलर पिकर है, तो ये आपके विंडो से कोई भी कलर उठाएगा। जैसे यहाँ पे रेड है, और जैसे ही मैं वाइट पे क्लिक करूँगा ये वाइट कलर उठ गया। और अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करता, यहाँ पे आ गया मैं ब्लैक पे, तो देखिए जिस कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर यहाँ से ये पिक कर ले रहा है। तो ये कलर पिकर है, और इसका काम देख रहे हैं कि इसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका मैग्नीफायर है, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके देखने के लिए आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। तो और जूम करके हम ऐसे मिटा सकते हैं। तो ये मैग्नीफायर का काम है, आपको जूम कर सकता है। तो यहाँ से आप वापस मैं कंट्रोल कर लेता हूँ 100% पे। और यहाँ पे ब्रश है, बहुत अलग अलग तरीके के आपको ब्रश मिलेंगे। आप इस ब्रश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को पेंट करने के लिए। आप साइज़ या लाइन को मोटा कर सकते हैं। और फिर हम ब्रश को ले लेते हैं। जैसे मैंने इस तरह का ब्रश लिया, तो ये देखिए कुछ इस तरह का लिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ब्रश को चेंज करता हूँ। हर ब्रश का एक अलग नाम है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये स्प्रे है, कुछ इस तरीके से आपको लिख के दिखाएगा। ये लेंगे ऑयल कलर में, कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से यूज़ हो रही हैं।
तो इतने तरीके के ब्रश हैं। और अब आते हैं शेप पे। तो ये हमारी लाइनिंग है, लाइन को हम ऐसे खींच सकते हैं, ये लाइन टेढ़ी है तो जब आप इसे ऐसे करके सीधा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एकदम सीधी लाइन खींचना तो शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके और जब भी हम ड्रैग करेंगे तो हमारी लाइन हमेशा सीधी आएगी। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो कोई भी शेप आप इस तरीके से ले सकते हैं और उसके अंदर कलर फील कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए हुए हैं इस तरीके से, और मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। इस तरीके से हम कलर फील कर सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए आउटलाइन आ रहा है कि आपको आउटलाइन कैसा चाहिए। तो जिस तरीके से देखिए आउटलाइन में अंतर है। जैसे मैंने वाटर कलर चूज़ किया, थोड़ा सा आउटलाइन में चेंजेस आ गए। मैं यहाँ पे फील पे देखिए मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, तो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। और ये आपका बैकग्राउंड फॉर बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बैकग्राउंड है उसके लिए हम फॉर बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। और ये जो वाइट वाला ड्राइंग है इससे दिख रहा है उसे हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। बैकग्राउंड कलर कब आता है? जब हम इरेज़र लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे वाइट है तो जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड वाइट हो रहा है। अगर मैं इस वाले को ग्रीन कर दूँ और अब मैं इरेज करूँ तो वो बैकग्राउंड ग्रीन होगा। तो बेसिकली ये फंडा है बैकग्राउंड कलर और फॉर बैकग्राउंड कलर का। आप यहाँ बहुत सारे कलर देख रहे हैं, आप यहाँ से कलर बना भी सकते हैं खुद से मिक्सिंग करके इस तरीके से। और यहाँ पे आप कलर को कुछ इस तरीके से करके ऐड कस्टम, तो और इस तरीके से करके हम कलर को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम व्यू टैब में। व्यू टैब में जैसे जूम इन, जूम आउट, जो आप यहाँ देख रहे थे वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, जूम इन और जूम आउट। और जैसे ही उस टूल पे क्लिक करेंगे उस टूल के नीचे आपको उसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ दिखाई देगा जिससे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस किया तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक ही बार 100% पे क्लिक करेंगे तो 100% यहाँ दिखाई देगा। जब आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर हट गया है। मैं वापस टिक करता हूँ। ग्रिड लाइन, अगर आप कोई इमेज या कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो आप इस तरीके से ग्रिड लाइन करके बना सकते हैं ताकि आपको इजी हो, इजी वे में आप काम कर सकते हैं ग्रिड लाइन के थ्रू। और बाद में काम करने के बाद आप ग्रिड लाइन को हटा भी सकते हैं। वैसे ही हम स्टेटस बार को लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फुल स्क्रीन आपको दिखाई देगी। थंबनेल, अभी ये हाईलाइट नहीं है तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो थंबनेल हाईलाइट हो गया। बेसिकली थंबनेल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम इमेज के किसी भी कोने में जाएंगे वो हमको साफ दिखाई देगा। अगर हम इस तरीके से करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे काम कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही। तो बेसिकली उस स्क्रीन का हमें एक और छोटा स्क्रीन मिल जाता है ताकि हम काम को आसानी से कर सकें। तो जब जूम करके आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। तो इस तरीके से थंबनेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे थंबनेल एक बना भी सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे 100% पे करूँगा थंबनेल अपने आप हाइड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम फाइल मेनू पे। जैसे ही हम फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू आता है, सेव और सेव एज, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को बना लेते हैं तो बनाने के बाद उसे हमारा काम होता है कि हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखें ताकि हम कल या कभी भी हम उस चीज़ को ओपन कर लें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं
और सेव एज दोनों का काम एक ही है, किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है और आप उस इमेज को सेव कर सकते हैं चाहे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहें। तो अगर मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाता हूँ और विनीत नाम में, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ MS पेंट के नाम से, और इस फोल्डर में मैं देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे इस इमेज का नाम देता हूँ, मैं डेमो दे देता हूँ, और ये PNG में सेव हो रहा है। PNG का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप यहाँ देख सकते हैं अनटाइटल हट के यहाँ पे अब डेमो आ गया। तो अब मैंने सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद जितनी बार चेंजेस करते जाऊँगा मैं, एक इस तरीके से मैंने चेंज किया। और अब मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करूँ, देखिए, या आप अपने सिस्टम से यहाँ पे फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो वो उसी डॉक्यूमेंट में ऐड करते चला जाता है, अपडेट करते चला जाता है। अगर मैं सेव एज करूँ तो आप जितनी दफ़ा सेव एज पे क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा आपसे ये पूछेगा कि आपको किस नाम से सेव करना है, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी सेम नाम से आप चीज़ों को सेव करते हैं तो पहली वाली चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं, दूसरी वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सेम नाम से हम कभी फाइल को नहीं सेव कर सकते। जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि demo.png ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी demo.png जो है वो पहले से है, आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यस करूँगा तो उसे रिप्लेस कर देगा वो। वापस से मैं जाता हूँ और सेव एज पे क्लिक करता हूँ, वापस से ये पूछ रहा है मुझे कि किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जितनी बार करेंगे उतनी बार आपसे ये पूछेगा आप PNG में, JPG में, बिटमैप पे, GIF में, अदर फॉर्मेट। तो इतने फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव टाइप, यहाँ पेंट जो है वो इतने सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो सेव और सेव एज को मैंने क्लियर कर दिया है। ओपन। अब नेक्स्ट डे जब मैं आता हूँ और मुझे वापस इस फाइल पे काम करना है, जैसे मैंने ऐसे कट कर दिया है और वापस से मैं इसे खोलता हूँ तो आपके सामने ये ब्लैंक आ रहा है। मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन को हटा देता हूँ, फाइल पे गया मैं, ओपन। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, ये रिसेंट में जो अभी काम किया गया है, मैं पिछली फाइल जो थी वो डेमो नाम से थी, तो यहाँ डेमो दिखाया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा तो यहाँ पे ओपन पे जाएंगे और अपना फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और आप ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। न्यू, अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लैंक हो जाएगा और आप नए सिरे से कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम ड्रॉ करते हैं, उसे अगर हमें प्रिंट करना है, हार्ड कॉपी में लेना है, तो हम यहाँ प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू इसलिए होता है कि ताकि हमें प्रिंट से पहले का व्यू दिख सके, यानी वो कैसा प्रिंट होगा, किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, वो सारी चीज़ें हम देखने के लिए यहाँ से हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके सामने खुल के चली आती हैं। जैसे यहाँ प्रिंट है, जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो मैं जो प्रिंटर यूज़ करता हूँ, एप्सन का प्रिंटर यूज़ करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से उसका नाम आ रहा है। तो आप जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आ रहा होगा, तो इस लिस्ट में से उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑल पेज करना चाहते हैं तो ऑल पेज कर लीजिए, कस्टम पेज या करंट पेज करेंगे तो जिस पेज में है उसी पेज को प्रिंट करेगा। नंबर ऑफ कॉपी, यानी कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का। अगर मान लीजिए मुझे इस सेव के 10 कॉपी निकालने हैं तो मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा और प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, तो चीज़ें प्रिंट होके निकल जाएंगी। वापस मैं फाइल पे आता हूँ, प्रिंट सेटअप, यहाँ पेज सेटअप। तो हम जो नॉर्मली पेज यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ का पेज यूज़ करते हैं। अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है वो लैंडस्केप में हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट, ये हमारा जो ऐसे कॉपी
दिखाई देती है। ये हमारा पोर्ट्रेट साइज है और ये हमारा लैंडस्केप है। तो पेज से रिलेटेड सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं कि टॉप से कितनी मार्जिन होगी, मतलब पेज पे कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वापस मैं यहाँ आता हूँ, अब प्रिंट जैसे ही करूँगा वही वाला ऑप्शन हमारे सामने फिर से आए, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है फ्रॉम स्कैनर, जैसे ही आप प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, यानी आप किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट अपने MS पेंट से स्कैन कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट ईमेल करना है तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करना होगा। मैंने अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो देखिए आपको 2 लिखा हुआ रहा है, जैसे इस ईमेल आईडी पे भेजना है और क्या है, और मैं यहाँ करके यहाँ सेंड कर दूंगा, तो बेसिकली यहाँ से ईमेल भी सेंड हो जाएगा। आप डायरेक्ट पेंट से ही ईमेल कर सकते हैं। तो पेंट से ईमेल करने के लिए उससे पहले आपको अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर मुझे डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे, यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, यानी इस स्क्रीन पे जो मैंने ड्राइंग की है उसको लगाना चाहता है, तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो MS पेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ मिलने वाली है, इंच में, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, आप में भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं फाइल में चला जाता हूँ, अबाउट पेंट, पेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन एग्जिट, जैसे मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा MS पेंट से मैं बाहर चला जाऊँगा। तो ये एक थी थोड़ी बहुत जानकारी जो MS पेंट के बारे में थे, और आने वाले समय में हम MS पेंट में मैं कुछ आपको ड्राइंग करके भी दिखा दूँगा कि किस तरीके से हम MS पेंट में ड्राइंग कर सकते हैं। आज के लिए